Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV's Northeast Express. Pawan Khera, chairman of the Media and Communication Department of the AICC, launched a sharp attack on Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma during a press conference in Guwahati on Friday. Khera accused the Chief Minister of damaging Assam's identity and presiding over what he termed as the most corrupt government in the history of independent India. Khera said the identity that luminaries like Jyoti Prasad Agarwal had given to Assam, symbol by the Kanchanjunga and the Brahmaputra, have been badly hurt. Khera claimed that the state government was afraid of the upcoming elections, accusing the BJP of weakening the voting power of the people of Assam by allegedly bringing in outsiders and including them in the voters list. जो पहचान जुबिंदा ने असम की पूरे देश को दी, कंचनजंगा की पहचान, ब्रह्मपुत्रा की पहचान, उस पहचान को भारी चोट पहुंचाई जा रही है। उस पहचान का नुकसान हो रहा है और वो नुकसान कर रहा है इस देश का, इस देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हेमंता बिस्वा शर्मा। यहां की टेक्स्ट बुक्स में कोई बता रहा था कि अब बदलाव आने वाला है। ABCD का मतलब बदलने वाला है। A फॉर अदानी, B फॉर बीटल नट, C फॉर कैटल, D फॉर ड्रग्स। ये हालत असम की पहचान की जा रही है। इतना भ्रष्टाचार। चाय बागान में लोकसभा इलेक्शन में आया था, गौरव भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था। चाय बागान की प्रॉब्लम वैसी की वैसी। हर तरफ जहां यहां के मुख्यमंत्री की बात होती है, लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसे में जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है डरा हुआ है। एक जमाना था कि असम की चाय पूरे देश में जाती थी, आज असम की पुलिस सारे देश में जाती है, हमें गिरफ्तार करने आती है। ये फर्क। जो पुलिस के पीछे छिपकर राज करता है, जो चुनाव आयोग के पीछे छिपकर जीतने की कोशिश करता है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है, उसको हराना जरूरी है, उसका असली चेहरा आप सबके सामने लाना जरूरी है। आज SR के माध्यम से, अभी मैं गौरव भाई का स्टेटमेंट देख रहा था कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, क्योंकि असम के लोग हेमंता बिस्वा शर्मा को हराने वाले हैं। और ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। इलेक्शन में आप देखिए कैसे ये भर भर के ट्रेन और भर भर के बसों को लेकर आएंगे और बाहर के लोगों के वोट डलवाएंगे। असम के लोगों का हथियार, असम के लोगों का वोट कमजोर किया जा रहा है, उस पर हमला बोला जा रहा है, और वोट असम का अस्तित्व है, आइडेंटिटी है। इस हमले से बचना जरूरी है। SR के पीछे नहीं छिपने देगा, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मदद नहीं लेने देगा, क्योंकि असम बदलाव की इंतजार कर रहा है। एक नौजवान राहुल गांधी जी ने भेजा है आपके बीच, हमारे भाई गौरव गोगोई जी। जब तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे तो असम पूरे विश्व के नक्शे पर, विकास के नक्शे पर लेकर आए थे। आसान काम नहीं था, लेकिन किया। फिर आए सर्बानंद सोनोवाल, तो विकास में थोड़ा कॉमा लगा। हेमंता बिस्वा शर्मा फुल स्टॉप, विकास के नाम पर फुल स्टॉप, और पब्लिसिटी के नाम पर मोदी से भी 2 कदम आगे, करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि बनाने की कोशिश। लेकिन असलियत सब जानते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा बिना असम पुलिस के और बिना चुनाव आयोग के एक दिन भी आजाद नहीं घूम सकता, वो जेल जाएगा। मैं आज यहां कहकर जा रहा हूं, आप हेमंता बिस्वा शर्मा को हराइए, देश में ऐसी कोई जेल नहीं बचेगी जहां हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं जाए। इतना करप्शन, इतना अत्याचार, आदिवासियों की जमीन का हक उनसे छीन लेना और 13,000 एकड़ जमीन अडानी और अंबानी को दे देना, क्या छोटी बात है? लगभग मुफ्त में दे देना। एक कानून आदिवासियों के लिए और दूसरा कानून अंबानी और अदानी के लिए।
असम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अन्याय हो रहा है असम के साथ, असम के अस्तित्व के साथ, असम की पहचान के साथ। और ये अन्याय करने में एक विलेन है जिसका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा है। 2015 के बाद मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या हुआ ईडी के केसेस का जो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ थे, क्या हुआ सीबीआई के केसेस का जो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ थे। वॉशिंग मशीन में गए और साफ होकर आ गए। हम एक और चुनौती देते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का परिवार ये बात आप सबके सामने सार्वजनिक करे, कितनी जमीन पिछले 5-7 सालों में उन्होंने अर्जित की है, कमाई है, कहां से लाए हैं, कितनी जमीन है, दिखाएं। कितने एकड़ जमीन कैसे खरीदी, परिवार के हर सदस्य को हम कटघरे में खड़ा करें। चाय बगान वालों के साथ क्या किया, ये जमीनें कहां से आ रही हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है। ABCD, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये ABCD से आ रहा है। तो ये आसाम के पाठ्यक्रम में, टेक्स्ट बुक्स में ABCD की जगह नहीं होनी चाहिए। और ये आपके हाथ में है, अगली पीढ़ी आपकी तरफ देख रही है। इसको हराइए, इसको एक्सपोज कीजिए, इसके भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए, इसकी जमीनों को एक्सपोज कीजिए, इसके परिवार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए और इसको वहां भेजिए जहां ये रहना चाहिए। APCC President Gaurav Gogoi also reacted strongly to the state's proposed polygamy bill, calling it an attack on India's diverse cultural fabric. He said India was a country of many nationalities, traditions, languages and customs, and accused the BJP of attempting to impose a uniform cultural vision dictated from Nagpur. He termed the bill as a mechanism to take over and dilute India's folk and tribal cultures. देखिए, हमारे भारत में हमारे एक फोक कल्चर है, हमारे विभिन्न जनजाति हैं जिनकी परंपराएं अलग, जिनकी संस्कृति अलग, जिनकी भाषा अलग। और बार बार भाजपा का एक ही मंशा है कि विभिन्न भारत के और असम के जनजातियों की जो उनकी जो परंपराएं हैं, भाषाएं हैं, विविधता है, पहचान है, कस्टम्स है, उसको ख़त्म किया जाए। और सब कुछ नागपुर में जो सोचते हैं उसके अनुसार झारखंड के आदिवासी, असम के बोडो आदिवासी, हमारे जनजाति, मेघालय में खासी ट्राइब, सिर्फ नागपुर के अनुसार हम काम करें। ये एक ज़रिया है भारत के फोक कल्चर, ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चरों पर कब्जा कर उनको ख़त्म करना, क्योंकि उनका मकसद है एक और हमारा मकसद है अनेक। भारत अनेकों भाषाओं का देश है, अनेक जनजातियों का देश है, अनेक परंपराओं का देश है, अनेक संस्कृतियों का देश। और वो चाहते हैं कि सिर्फ एक नागपुर से पूरे देश का जनजाति उस पर शासन करे। ये बस एक ज़रिया है। इसकी पूरी जो राजनीति है हम समझते हैं और इसीलिए हम जनजातियों के साथ हैं और विभिन्न हमारे समाज में जो हमारे परंपराएं हैं उन परंपराओं को हम उनका सम्मान करते हैं। On the third day of the assembly session, leader of the opposition Debabrata Saikia criticized the state government's proposed polygamy bill and raised concerns over issues related to the 6th schedule and the Assam Accord. Speaking to the media, Saikia said the bill was unnecessary at this stage, citing National Family Health Survey, also known as NFHS data. Saikia argued that since the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS already contains a provision that effectively restricts polygamy, bringing a separate bill was not necessary at the moment. Saikia further pointed out that the proposed law would not apply in tribal and 6th schedule areas. As such, it is not compulsory. But if you see the National Family Health Survey data, it is not the Islamic religion people. It is other than that, like Christians or tribals who has more polygamy cases in the state. So
when the BNSS has a provision for banning polygamy, it was not necessary at the moment to bring this bill. But as our chief minister is very keen to polarize the people, so he has decided to do it. And in majority, what we can do, we can only object. But it is done, and it will not be applicable to the tribal area, sixth schedule area, hill area, etc., etc. So it is not a uniform civil code also. And then, as per directive principles, we should have uniform civil code when everyone is ready for it. When everyone is not ready, even there is some difference, the government should not try to manipulate and do it. So anyway, but we don't want anyone to get tortured and all that. So if it is a positive stress, it is good. But nowadays, who will marry more? It is difficult to maintain even himself with this mere salary. So the such practices were earlier practiced even by Hindus when there were more land, more farming activity was needed. So they wanted an extra hand. Nowadays, nobody likes it. Yesterday, I raised a question about it as the clause 6 of the. Actually, it is the clause 5. Say clause 5 says that no foreigner should be in Assam after 1971. Then the BJP violated that by bringing the Citizenship Amendment Act 2019. So foreigners coming to Assam after 1971 till 2014 or even after that are now eligible to be Indian citizen and reside in India and Assam. That is one part. And second part is clause 6 was that the central government, particularly Minister of Home Affairs, will take every step to preserve the cultural, political, economic sovereignty or economic upliftment of the Assamese people and try to preserve the culture and language. And if there are more non-Assamese language speaking people in Assam, how will that clause 6 will be affected, impacted, how the Assamese culture and identity will be preserved? That is the question I asked. As the election commission has said, anybody coming to do an odd job to Assam from any other neighboring state or from anywhere in India can get himself enrolled. And as a result, they may change the political scenario, and non-Assamese people may be becoming member of this assembly than Assamese people. So this is a grave threat to the Assam Accord. The reply was not so good, but we have to be more careful. We now bring you a breaking news where Reverend Franklin Graham, who was scheduled to visit Nagaland on November 30 for a special reception at the Indira Gandhi Stadium in Kohima, has been denied an entry visa. The organizer of the legacy visit, Kohima Baptist Pastors Fellowship, confirmed on Friday that due to visa restrictions to Reverend Franklin Graham, he will not be able to pay the visit. However, an associate of Billy Graham Evangelist Association, Reverend Robert Kunville, will be bringing the word of God. Reverend Kunville is one of the key leaders during Billy Graham's historic visit to Nagaland in 1972. KBPF has not specified the reason for the visa denial yet. Moving on to the next news. Students from various parts of Assam attended the ongoing winter session of the Assam Legislative Assembly to gain first-hand exposure to discussions on education and other key issues being deliberated in the House. The 5-day winter session, held from November 25 to 29 at the Assam Legislative Assembly in Dispur, is significant as 27 important bills have been tabled during this period. Students participate in assembly visits primarily for educational enrichment and to better understand the democratic process and the functioning of state governance. These visits are usually coordinated by schools, colleges or training institutes as part of structured learning programs. आज माननीय विधानसभा के ये जो सेशंस है, यहाँ पे आने के लिए हमें जो सुযোগ मिला है, इसके लिए हम पूरे CSAP टीम को धन्यवाद करता हूँ। और आज जो विधानसभा के सेशंस में जो डिस्कशंस हुआ है, उसमें हमें बहुत सीखने को मिला है। जो बर्निंग टॉपिक्स है, जो असम में अभी
इशू रेज हो रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा भी बहुत नॉलेज मिला है, और ये नॉलेज हमको हमारी जो जर्नी है सिविल सर्विस के उसमें बहुत हेल्पफुल होगा ऐसा मुझे लगता है। ये एग्जीक्यूटिव विंग का हिस्सा बनेंगे जब ऑफिसर्स होंगे, तो डेफिनेटली अगर इनको फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस मिल रहा है कि कैसे डिस्कशंस होते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो नींव है वो कैसे एक्चुअली फंक्शन करता है, सो आई थिंक वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन CSAP एंड आवर डायरेक्टर सर इस इनिशिएटिव के लिए, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर एस्पिरेंट्स, me as a senior faculty, I'd like to extend my gratitude to the organization. We are on behalf of Civil Services Achiever Point, and we are really glad that we have got this opportunity to be here and attend the assembly that has been going on, the winter session. And the topic that has been discussed is about the education, and we have really got a very good insight of how actually things are in reality in the grassroots. And from this we have been able to get insights, and we have been able to get the actual picture. So it is really a good experience for all of us, so that we could know what's actually in there, and it will be a very good experience for everyone to be here. Thank you. The Corps Commander Conclave CCC 2025 held from 25 to 27 November at Rangapahar Military Station concluded on successful note, bringing together 9 former Corps commanders of the Spear Corps for a reunion of leadership, the tradition and also military experience. The gathering was graced by Lieutenant General R.C. Tiwari, UYSM, AVSM, SM, GOC, INC, Eastern Command, whose presence and guidance added significance to the event. The conclave was hosted by Lieutenant General Abhijit S. Pandarkar, GOC Spear Corps, Dimapur, who led the engagement with professional warmth, and the 3-day event began with a solemn wreath-laying ceremony at the War Memorial to honor the fallen soldiers of the Spear Corps. This was followed by a colorful cultural program titled Mosaic of Northeast, showcasing the diverse cultural heritage of Northeast India. At the Corps Headquarters complex, the visiting veterans attended the unveiling of Spear Chronicles and were given an overview of the Corps' latest technological advancements and displays. They also assembled for a commemorative group photograph on the Corps lawns. The conclave reinforced bonds across generations, celebrated the legacy of former leadership, and reaffirmed the enduring spirit, values, and operational excellence of the Spear Corps. AIUDF MLA Rafiqul Islam on Thursday questioned the state government's proposal on the proposed polygamy bill, asserting that the practice is not banned under Indian law and is permitted under specific conditions in Islam. Speaking to the media after the third day of the assembly session, Islam said there was a bill on polygamy in Assam Vidhan Sabha, but everyone knows that there is no ban on polygamy in India. In some religion, there is a prohibition on polygamy. For example, there is no concept of polygamy in Hinduism or Christianity. But in Islam, there is an option for polygamy. He explained that Islam allows a second marriage only under special circumstances and with the strict condition of ensuring justice between wives. पॉलीगेमी पे बिल आया था आसाम विधानसभा में, लेकिन हर किसी को मालूम है इंडिया में पॉलीगेमी प्रैक्टिस पे बैन नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको, हाँ, किसी किसी रिलीजन में इसका वो है, बैंड है, प्रोहिबिशन है। जैसे कि हिंदुइज्म में कोई पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियनिज्म में पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना होते हुए भी मुसलमान में पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में ऑप्शन है। अगर मतलब किसी खास सर्कमस्टेंसेस में किसी को जरूरत पड़ी तो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि दूसरी बीवी के साथ दोनों बीवी के दरमियान जस्टिस करना पड़ेगा। प्यार और मोहब्बत में, ख्याल रखने में, हर किसी में अगर कोई जस्टिस कर पाएगा तब जाके दूसरी शादी की इजाजत इस्लाम में है। अदरवाइज कुरान ने कहा, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे, दोनों के दरमियान अगर बराबर का इंसाफ नहीं कर पाओगे, दूसरी शादी के लिए सोचना नहीं। इस्लाम का तो ये शिक्षा है। इस्लाम ने उत्साहित नहीं किया, इस्लाम ने एनकरेज नहीं किया, जस्ट एक ऑप्शन है इस्लाम में पॉलीगेमी का। लेकिन अलाउड होते हुए भी 2% पॉलीगेमी भी मुसलमान में नहीं है। हिंदुइज्म में प्रोहिबिटेड है, फिर भी 1.5% है पूरे इंडिया में। क्रिश्चियनिटी में पॉलीगेमी प्रोहिबिटेड है, फिर भी 2+ % वहाँ है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मिजोरम में 6-7% है, मिजोरम में 5% है, अरुणाचल में 6% है, मेघालय में 4% है,
तेलंगाना में 3% है, कर्नाटका में 2% है। ये जो हिंदू भाइयों में और ट्राइबल भाइयों में मुसलमान से ज्यादा पोलीगेमी प्रैक्टिस इन कंट्री स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि भारत में ये हिंदू मुसलमान और सिख बुद्धिस्ट हर किसी के यहाँ पोलीगेमी का प्रैक्टिस है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। पोलीगेमी कोई अच्छी चीज नहीं है, हम भी उसको उत्साहित नहीं करते, लेकिन कुरान में इस्लाम में चूंकि एक ऑप्शन है, विशेष हालत में उसको कोई उससे बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसको भी बंद करने का मुख्यमंत्री को, आसाम के स्टेट के मुख्यमंत्री को किसने हक दिया? जब शरिया एक्ट 1935 है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ कर रखा है, तो शरिया एक्ट के तहत हम मुसलमान उसको प्रैक्टिस करने का इजाजत है खास मौके पे। लेकिन इस बिल को लाके उसको कुरान पे हाथ डालना, कुरान के खिलाफ एक बिल लाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एक्ट के खिलाफ जाना, ये आसाम के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता और इनके इख्तियार में भी नहीं है। इनके दायरे के बाहर की चीज कर रहे हैं। इसीलिए इस बिल को आसाम के गवर्नर पास करेंगे तो बिल पास नहीं होगा। इस बिल को भेजना पड़ेगा उनको राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी अगर कंसर्न देंगे तब जाके बिल पास होगा। मुझे उम्मीद है भारत के राष्ट्रपति जी, चूंकि दूसरे स्टेट में पोलीगेमी का प्रैक्टिस है, हर किसी में है, जिनके वहाँ प्रोहिबिशन है वहाँ भी है, तो मुसलमान में क्यों बैन लगाएगा? राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं करेंगे। A Serow fawn, locally known as sabeng, a species listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 and classified as vulnerable by the IUCN, has been rescued in Tamenglong district and transferred to the Manipur Zoological Garden, Iroishamba. The fawn was rescued on 26 November 2025 by Kejuilong Pame, son of Arun Pame, from Impa village under Tusem subdivision. He handed over the rescued animal to A. Pomeshwar Singh, Range Forest Officer, Tusem, on the following day. On 28 November, the Tamenglong Forest Division, led by DFO Karibam Hitler Singh, along with staff of the Tusem Range, formally transferred the fawn to Dr. L. Sarachandar Singh, Veterinary Officer of the Manipur Zoological Garden, at around 9:30 a.m. Forest officials said the timely action by the villager helped ensure the safety and proper care of the vulnerable wild species. Rescue tawjarpa Tawsem subdivision dagi Impa khundagi rescue tawrpa Sabeng aduga Crepoconis rubidas kawba sa masi koi wildlife protection act ki makhada schedule 1 da leiba atang da sani masi ki sa se koina masa ma kunjasing na kanbira ko kidamakta Tawsem gi प्रजासिंग बुक हना थागसरी कोई साउथ से कनबगी खोंजंग दा कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मतें पांगी बुकी दम का हना थागसरी कोई तोक्सेंग की प्रजासिंग को लोइनना मसी की सा से कोइना अमिलोंग दा योग पथाक दा फैसिलिटी खरा वाट पना मरम ओरेगा मसी की दमकता कोइना मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन दा कुसिन नजरी मसी कोई डॉक्टर ना नाक संबीदना मसिबु ताबिनाबा उदा लैना तिना लैबा लैरगसु लायेंग बिदुना मसाजि फना थाबिदो मुनुंता हाजरी अदुगा वाइल्ड कंजर्वेशन रेस्क्यू तौबिरपा मिउ पुनमकु थागचरी असि हाजरी। Thank you. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.